थैंक यू। सो इसमें अगर हम देखें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सो ये दोनों ही आपके एग्जाम्स में आता है, चाहे स्टेट पीसीएस है चाहे पंजाब पीसीएस है, दोनों में ही इसकी वेटेज है। अगर हम बात करें यूपीएससी में, तो यूपीएससी में इसके लगभग कलर्स का कॉन्ट्रास्ट, यूपीएससी में इसका अगर हम टोटल देखें मार्जिन कितना है, सो लगभग 16 से 20 क्वेश्चन इसके आते हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स में लगभग 16 to 20 क्वेश्चंस, और काफी बड़ा ये नंबर रहता है। जैसे आपका साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक में भी मैंने आपको बताया था कि 10 to 15 क्वेश्चंस तो उसमें रहते ही हैं। सो वेटेज जो है इसकी ज्यादातर रहती है। अब ज्यादातर इसमें अगर हम देखें यूपीएससी के एग्जाम में, सो वहां पे एक एग्जाम होता है यूपीएससी में आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, तो उनको ज्यादातर एनवायरमेंट इकोलॉजी वगैरह पढ़ाया जाता है। साथ साथ में आजकल एमबीबीएस डॉक्टर्स एंड बीडीएस डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स सारे के सारे ये एग्जाम लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एनवायरमेंट इकोलॉजी को पढ़ा ही होता है। सो वेरियस फील्ड्स हैं जहां से लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसी तरह से इसकी वेटेज भी बढ़ती गई है। अब यही नहीं है कि लोग ज्यादातर एग्जाम दे रहे हैं अलग अलग फील्ड से, अलग अलग डिसिप्लिन से, उसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि एनवायरमेंट इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है हमारे एवरीडे लाइफ का। एनवायरमेंट मीन्स हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हो रही है। साथ साथ में इसमें आपके पास इकोलॉजी का पार्ट है, इकोलॉजी का पार्ट है जहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि आपकी कुछ एक स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट होती जाती हैं, विलुप्त होती जा रही है कुछ एक प्रजातियां, जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसके लिए भी हमें इसको पढ़ना पड़ता है। अब इसमें इम्पैक्ट कौन कौन से जिसके कारण ये सारी की सारी स्पीसीज जो है इनकी पॉपुलेशन में इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, और ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो। तो इसमें एक पोर्शन और भी है जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब, क्लाइमेट चेंज का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ 2 साल बारिश नहीं हुई या 1 साल सूखा पड़ गया। क्लाइमेट चेंज का ये मतलब है कि 10 साल के लिए किसी एरिया में उसके वेदर के ऊपर क्या चेंजेस हो रहे हैं, 10 ईयर का पूरा इसमें डाटा लिया जाता है। तो क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, और सिंपल सा मीनिंग है वेदर। वेदर इज मौसम, एवरीडे, मतलब फ्लक्चुएशन, एवरीडे फ्लक्चुएशन होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली लाइफ में बात करते हैं एक दूसरे से, तो आप कहते हैं कि कल का मौसम कैसा था। फॉर एग्जांपल कल दोपहर के टाइम थोड़ी सी धूप निकली, पर आज अगर आप कहेंगे तो डेंस हो गया। सो मौसम एवरीडे का फिनोमिना है, बट क्लाइमेट जो है ये 10 ईयर्स में वहां पे कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन कौन सी स्पीसीज की वहां पे डेथ हुई, कौन सी स्पीसीज का नंबर बढ़ा, उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा, वहां पे पोल्यूशन कितना है, वो ग्राउंड वाटर में कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। सो ये सारे के सारे फैक्टर जो है कंबाइंड एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप पढ़ते हैं। सो इसके अगर हम बात करें तो लगभग ऊपर जाएगा ये, अच्छा प्लस करना पड़ेगा, वैसे इससे भी ऊपर जाता है ऐसे। ये आप लिख रहे हैं तो लिखते रहिए साथ साथ में। ऑनलाइन स्टूडेंट जहां पे भी कोई इशू आएगा आप इसमें मैसेज करते रहना, मेरा कंटिन्यू यहाँ पे भी नजर है। यस, एनवायरमेंट इकोलॉजी आपके पीसीएस के सिलेबस में भी है। अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो वहां पे पीसीएस के सिलेबस में भी अच्छे से मेंशन कर रखा है। सो दोनों में ही आता है ये, आपका स्टेट पीसीएस हो चाहे आपका यूपीएससी हो, उसमें ये प्रॉपर्ली मेंशन्ड है सिलेबस में। सो एनवायरमेंट इकोलॉजी की अगर बात करें, सो इसके 3 आपके पास कोर एरियाज हैं। एक फ्लो चार्ट बनाएंगे आप साथ में। पीपीटी मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया है, इसकी पीपीटी मैं लेटर ऑन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैक्सिमम आपको नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे। ठीक, एनवायरमेंट इकोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें आपके पास ये कलर का थोड़ा मेंशन पड़ना, इसमें पहला जो पार्ट है वो है आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। पहला है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। मैं आपको आगे सोर्सेज भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई सोर्स को, किसी भी बुक को फॉलो करना है तो कौन सी बुक इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी। सो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपका स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक मींस यहाँ पे कोई भी चीज चेंज होने वाली नहीं है।
यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके लगभग 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, 3 to 5 क्वेश्चंस, और डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस है इसमें आते हैं। स्टैटिक का मतलब ये है कि अगर आपने ये पढ़ा है तो डायरेक्ट आप उसको टिक कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो ये स्टैटिक पोर्शन है। दूसरा आपका बायोडाइवर्सिटी का पोर्शन है। सेकंड जो आपका पार्ट है सिलेबस का, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। इसको जैव विविधता कहते हैं वैसे हिंदी में। बायोडाइवर्सिटी थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस थोड़ा लंबा है ये, इससे बहुत सारा सिलेबस जो है मेंशन्ड है। सो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसमें अगर हम बात करें तो 10 to 12 क्वेश्चन जो है यहाँ से पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये एक वाइड पार्ट है, बड़ा पोर्शन है। तो यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन जो है उसकी लगभग आपके पास नंबर रहेगा ही। तो 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्या क्या चीजें आपको इसमें तैयार करनी है? पहला आपको यहाँ पे देखना है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो बायोडाइवर्सिटी में पहले बेसिक्स है, फिर बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी इसमें बहुत सारी आपकी कन्वेंशंस होती हैं। कन्वेंशंस मींस बहुत सारे एक टाइप से मीटिंग्स करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंट्रीज मिलकर इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है आपस में मीटिंग करती हैं। तो उसके 3 पार्ट हैं। पहला है आपके पास जैसे कि सीबीडी है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये हर साल होती है, एक कन्वेंशन है जहां पे मल्टीपल जो आपकी कंट्रीज हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आपस में बैठकर मीटिंग करती है। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कन्वेंशन ऑलरेडी हुए हैं, मैं आपको लिखवाई देता हूँ इसमें। नागोया, जैसे कि नागोया प्रोटोकॉल, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा आपको पता लगता जाएगा कि ये नागोया क्या था। उसके बाद है आपके पास आईची, ये कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, ठीक है, आप इनको लिखते जाइए, ये कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन आईची के बाद है कार्टिजना प्रोटोकॉल, कार्टिजना। देन नेक्स्ट है आपके पास रामसर कन्वेंशन, जिसमें आप वेटलैंड की बात करते हैं कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कन्वेंशन होते हैं बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में। ऑल्सो अब कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आप एनवायरमेंट या इकोलॉजी को बचा सकते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी ही कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, थोड़ा मैंने इसको ऊपर कर दिया। सो बायोडाइवर्सिटी के पोर्शन में ही आपने इसको लिखना है, अगर आप साथ साथ में फ्लो चार्ट बना रहे हैं। एक टाइप से जब आप कभी भी रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा इस फ्लो चार्ट के थ्रू कि कौन कौन से पोर्शंस में कितना पढ़ना है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको याद रहनी चाहिए। सो कन्वेंशंस, उसके बाद आपको देखना है कि मेथड्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं, कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप आपकी डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज हैं उनको संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें 2 ही प्रकार के आपके पास कंजर्वेशन के मेथड्स हैं, एक है इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि आप किसी भी, फॉर एग्जांपल इन सीटू को सिंपल समझिए, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में एक टाइप से आपने क्या कर रखा है कि पूरे के पूरे आपने एनिमल्स को वहां पे कंजर्व करके रखा है। तो एक टाइप से वो इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब होता है इंटरनल, सिंपल मीनिंग इंटरनल, और एक्स सीटू का मतलब है कि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने वहां पे कोई बाउंड्री नहीं फिक्स करके रखी है, ये प्रजातियां जहां भी घूमना फिरना चाहें, जहां भी अपना ब्रीडिंग करना चाहे, मीटिंग करना चाहे, वहां पे ये मीटिंग कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। जैसे कि आपके पास नेशनल पार्क आएंगे, इसमें राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर आपके पास डिफरेंट टाइप के बायोस्फीयर रिजर्व्स आएंगे। सो उसमें डिफरेंट टाइप की आपने जो आपके पास स्पीसीज है उनके कंजर्वेशन के लिए उनको आपने इंटरनली एक टाइप से वहां पे रखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें जो पार्ट आएगा दैट इज डिफरेंट टाइप के एक्ट्स। एक्ट्स का मतलब है डिफरेंट टाइप के कानून जो सरकार ने पारित किए हैं, है ना। आपके पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल्स आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपके पास एक्ट बनते हैं, कानून बनते हैं। और एक्ट जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
सो आगे जब आप स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे या कुछ एक आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिख रखा होता है कि इट इज कंजर्व्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इट इज कंजर्व्ड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो डिफरेंट टाइप के एक्ट को भी आप इसमें कोट करते रहते हैं, बार बार उन एक्ट्स के बारे में आप इसमें मेंशन करेंगे कि ये स्पीसीज या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इसके पास अथॉरिटी है कि ये किसी भी जानवर को या किसी भी प्रजाति को एक टाइप से प्रोटेक्ट कर सकती है। एनवायरमेंट करंट अफेयर्स जिसमें लास्ट अगस्त में साइड कराया गया इंडिया। हाँ, इसमें करंट अफेयर बहुत सारे आते हैं आपके, जैसे कि नई नई आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर काम करती रहती हैं, फिर आपकी कन्वेंशंस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। तो उसका कई बार पूछते हैं कि ये कन्वेंशन की किसने और इसमें होस्ट कंट्री कौन सी थी और इसमें उन्होंने मेन पॉइंट्स क्या रखे या थीम क्या थी उनकी कन्वेंशन की, तो वो भी आपसे करंट अफेयर कई बार पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में ट्राई करूंगा कि जो आपके टॉपिक साथ साथ में चल रहे हैं उसके साथ साथ में आपको करंट अफेयर की कोई न्यूज होगी। फॉर एग्जांपल आज भी मेरे पास कुछ एक टॉपिक्स है जिसमें जैसे कि आपका एक डे बनाया जाता है अर्थ आर हर साल मनाया जाता है 23 मार्च, नहीं कह सकता मैं फिक्स, बट हर साल मार्च के लास्ट सैटरडे को अर्थ आर मनाया जाता है। अर्थ आर का मतलब क्या है, जिसमें इन्होंने एक टाइप से कन्वेंशन है, मतलब एक टाइप से इन्होंने अपना एजेंडा बना रखा है कि मार्च के लास्ट सैटरडे को आपने 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद करके रखनी है, मतलब सारी लाइट्स वगैरह सब बंद कर देंगे ताकि आप 1 घंटे के लिए मिनिमम एनर्जी को बचा लें। फिर बहुत सारी आपके ऐसे डेज हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेज हैं, उनको मैं आपको इसमें मेंशन करके रखूंगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, लास्ट ईयर कब मनाया गया, मतलब डे तो फिक्स रहता है बट उसकी थीम चेंज होती रहती है कि 2024 में उसकी थीम क्या थी, है ना। सो ऐसे जितने भी करंट अफेयर आपके आते रहेंगे वो साथ साथ में इसमें मेंशन करते रहेंगे। सो इसमें हमने देखा कि एक्ट्स के बारे में भी बात की जाएगी, बायोडायवर्सिटी से रिगार्डिंग जितने भी आपके एक्ट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है दैट इज हॉटस्पॉट्स। या हॉटस्पॉट की जगह मैं इसको लिखता हूं डायरेक्ट, क्योंकि हॉटस्पॉट एक होता है वोल्केनिक हॉटस्पॉट, है ना, और ये दूसरा हॉटस्पॉट है जिसको आप डायरेक्ट लिखिए, दिस इज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का लिटरल मीनिंग यही है कि ऐसा एक एरिया, हॉटस्पॉट का मतलब ऐसा एरिया जहां पे बहुत सारी आपको बायोडायवर्सिटी या इवॉल्विंग बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। कि मतलब यहाँ पे जैव विविधता का सिंपल मीनिंग, बायोडायवर्सिटी का डिफरेंट सिंपल मीनिंग ये है कि आपके पास बायोडायवर्सिटी एक टाइप से डाइवर्स रूप में आपको बहुत सारे फ्लोरा फाउना यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो बायोडायवर्सिटी का पहले मीनिंग ही देख लीजिए कि बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जहां पे बहुत सारी फ्लोरा और बहुत सारी फाउना, और फ्लोरा क्या होता है आपकी वनस्पति, और फाउना का मतलब क्या है आपके पास डिफरेंट टाइप की प्रजातियां या जानवर। यही प्रजाति कोई भी हो सकती है, चाहे ये किसी फ्रॉग की प्रजाति हो, किसी क्रो की प्रजाति हो, किसी वल्चर की प्रजाति हो। सो बायोडायवर्सिटी जिसे आप हिंदी में जैव विविधता भी कहते हैं, कुछ होंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स में हिंदी मीडियम। सो जैव विविधता का मतलब क्या है, जहां पे जैविक जो आपके पास चीजें हैं बहुत ज्यादा विविध का मतलब क्या है कि डाइवर्स रूप में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे वनस्पति और आपकी प्रजातियां बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे पहले से जो वनस्पति या प्रजातियां वो भी हैं, बट नई नई भी यहाँ पे कई बार डिस्कवर होती हैं। सो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो इंडिया में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एक तो है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट आपको पता है पश्चिमी घाट, प्लस दूसरा आपके पास जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का मतलब क्या है कि आपके पास 7 सिस्टर्स जो हैं आपके बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वांचल में, तो वहां के जो एरियाज हैं वहां पे आपको बहुत सारे बायोडायवर्सिटी सेंटर्स देखने को मिलते हैं। सर कितने टाइम में सिलेबस फिनिश हो जाएगा? इसके 20 से 25 लेक्चर रहेंगे टोटल, तो मैं ट्राई करूंगा थोड़ा जल्दी हो जाए, और समझ के साथ है, ऐसा नहीं कि बस खत्म ही हो गया, समझ के साथ है। सो वेस्टर्न घाट्स है, हिमालयस है, और सॉरी हिमालयस भी इसमें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, प्लस इसमें हिमालयस भी हैं। पर अगर आप कभी भी आपके एग्जाम में आता है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली अ फ्रॉग वैरायटी हैज बीन डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट, तो सिंपल कभी भी आप अगर देखेंगे, अगर कोई भी कोई नई प्रजाति
आपको देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि नई स्नेक की आपको स्पीसीज देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट्स नई आपको कई बार पौधों की, फॉर एग्जांपल एक बनाना ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया तो वो अंडमान निकोबार में था। सो अंडमान निकोबार इज ऑल्सो अंडर दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बट ये इंडिया के अंडर नहीं आता है, ये इंडो बर्मा हॉटस्पॉट्स के अंडर आता है, मतलब ये सुंडा लैंड के अंडर आता है, एक टाइप से इंडोनेशिया के साथ ही पड़ जाता है। सो अंडमान निकोबार भी एक टाइप से आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बट प्रॉपर जो इंडिया में पड़ते हैं वो है आपके पास वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयस एंड आपके पास एक है इंडो बर्मा, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। एंड अंडमान इज निकोबार इज आउटसाइड दी इंडिया एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सुंडा लैंड। मैं लिख ही देता हूं इसको, सुंडा लैंड का ये पार्ट है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ही, बट नॉट इन इंडिया, इट इज आउटसाइड इंडिया। अब सुंडा क्या है? सुंडा आपका एक क्या है? आइलैंड है, स्ट्रेट है या ट्रेंच है? सिंपल बताओ। सुंडा इज अ स्ट्रेट आइलैंड या ट्रेंच, ये आपने पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बायोडाइवर्सिटी के हमने देख लिया कि यहां पे आपके पास ये थे बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स। अब नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए नेशनल पार्क को मैं एनपी लिखा करूंगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैं WLS लिखता हूं, बट यहां पे मैं कंप्लीट लिख देता हूं क्योंकि फर्स्ट क्लास है। तो दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब सिंपल समझिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में फर्क क्या है। वैसे आगे भी पढ़ना है हमने, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये कंफ्यूजन रहता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बात तो सेम ही है, अब वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं, बट नेशनल पार्क कभी भी है इट इज डेडिकेटेड टू सम और ओनली अ इंडिविजुअल स्पीसीज। फॉर एग्जांपल कोई नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, ओनली फॉर दी कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, इसमें एक ही स्पीसीज को ज्यादा फोकस किया जाएगा, है ना। सो इसमें जो आपके पास स्पीसीज है टाइगर, दैट इज एक टाइप से सेलिब्रिटी, क्योंकि इसको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा नेशनल पार्क में। ऑल्सो मैं अगर कहूं कि गिर नेशनल पार्क में आप जो तवज्जो देंगे या प्रायोरिटी देंगे वो देंगे लाइन्स को, यहाँ पे लाइन की कंजर्वेशन ज्यादा की जाएगी। ऑल्सो इसी में से अगर मैं बात करूं हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, सारे नेशनल पार्क भी लेटर ऑन हम करेंगे, बट हेमिस नेशनल पार्क में ज्यादातर क्या कंजर्व किया जाता है? स्नो लेपर्ड। सो स्नो लेपर्ड जो है यहाँ का सबसे मेन आपका स्पीसीज है। सो दीज आर दी नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज जो है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, बाकी भी रहती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे टाइगर ही रहेगा, उसके अलावा भी स्पीसीज रहती है, बट जो मेन क्राइटेरिया, जो मेन फोकस है दैट इज कोई स्पेसिफिक स्पीसीज, चाहे वो स्नो लेपर्ड हेमिस नेशनल पार्क का हो। हेमिस नेशनल पार्क काराकोरम रेंज के बिल्कुल नजदीक है, कश्मीर में, है ना। सो इट इज इन दी जम्मू एंड कश्मीर। गिर नेशनल पार्क इट इज इन गुजरात रीजन, यहाँ पे लाइन्स को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाता है। और अगर हम बात करें कान्हा नेशनल पार्क की, है ना, सो ये यूपी में है और यहाँ पे ज्यादातर आपको मैक्सिमम बचाने पड़ेंगे टाइगर्स, तो टाइगर्स को यहाँ पे फोकस किया जाएगा। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें स्पीसीज होंगी, चाहे वो हिमालयन आइबेक्स हो हेमिस नेशनल पार्क में। हिमालयन आइबेक्स का मतलब क्या है? एक हिमालयन गोट है, हिमालयन बकरी है, उसका नाम होता है आइबेक्स। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क में भी आपको डेयर देखने को मिलेंगे, कान्हा नेशनल पार्क में भी आपको डेयर, बाकी और सब प्रजातियां देखने को मिलेंगी, बट यहाँ पे ज्यादातर फोकस किया जाता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे क्या है? सबका साथ सबका विकास। सिंपल मैं यही कहूंगा आपको, सबका साथ सबका विकास, कि ऑल स्पीसीज आर इंपॉर्टेंट और सभी स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है ऑल टुगेदर। ऑल स्पीसीज आर कंजर्व्ड ऑल टुगेदर, सो दैट यहाँ पे किसी एक को ही सारा का सारा फोकस न किया जाए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब है कि सारी की सारी वाइल्ड लाइफ जो है साथ साथ में ग्रो करेगी। सो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ लिटरल सा मीनिंग ये है, बाकी एरिया का भी इसमें डिफरेंस है। बाकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप कुछ एक एक्टिविटीज कर सकते हैं, नेशनल पार्क में एक्टिविटीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क को आजकल टूरिज्म का इन्होंने हब बना रखा है, जो कि गलत बात है, क्योंकि कई बार आप हाथी देखने जाते हैं
पहले आप हाथी के पीछे होते हैं, फिर हाथी आपके पीछे होता है ना। फिर कई बार आप पिक्चर ले रहे होते हैं किसी टाइगर की, फिर टाइगर आपकी पिक्चर ले लेता है भगा भगा के। सो ये एक्टिविटीज चलती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटीज अलाउड होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक नेशनल पार्क में नियर बाई जितने भी सराउंडिंग एरिया है, क्योंकि विलेज एरिया होगा, जंगल एरिया है, तो वहां पे लकड़ी वगैरह उठाना अलाउड होता है। फिर कई बार ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कैसे कन्फ्लिक्ट होता है? लकड़ी चुराने के बहाने हिरन मार के ले आए, है ना। सो कई बार वो हिरन को मारेंगे, कभी टाइगर उनको खा जाएगा। सो ऐसी एक्टिविटीज होती रहती है ना। सो दीज आर दी थिंग्स जो कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है। हाँ जी, एशियाटिक लॉयन और हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, बिल्कुल। और बुक की अगर मैं बात करूं, बुक में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, क्लास अभी स्टार्ट ही हुई है। बुक बता देता हूं मैं आपको। अगर आपको रहना है पूरी यूपीएससी की जर्नी में या पीसीएस की जर्नी में परेशान, तो बुक ले लीजिए शंकर आईएएस, है ना। अब मैं यही कह सकता हूं क्योंकि इसमें 500 या 600 पेजेस हैं। मैं जो आपको कराने वाला हूं, मिनिमम जो आपके कोर लेक्चर रहेंगे 20 लेक्चर रहेंगे, ज्यादा 25 हो गए, है ना। तो 25 लेक्चर लगाना ज्यादा इजी है या 500 पढ़ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और बुक है पीएमएफ आईएएस की। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं ये बुक्स, मैं बोल रहा हूं परेशान होने के लिए अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऑथेंटिक पढ़ना है तो एनसीईआरटी, जो मैं आज करवाने लगा हूं, जो इसके बाद स्टार्ट होगा, तो एनसीईआरटी क्लास 12th की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की। अब आप कहेंगे कि बायोलॉजी क्यों पढ़ेंगे? इसमें लास्ट 6 जो आपके चैप्टर्स हैं, लास्ट 6 चैप्टर्स वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। अब लास्ट 6 भी मैं नहीं कहूंगा, मैं आपका और ज्यादा कंसाइज कर देता हूं। इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, वो मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी ना। तो लास्ट 6 की जगह आप लास्ट 4 चैप्टर्स कर लो। लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो लास्ट 4 चैप्टर्स करने हैं, मतलब लास्ट 4 का मतलब क्या है कि पूरी किताब खोलनी है, उसके बाद सबसे लास्ट से शुरू होना है। तो सबसे लास्ट चैप्टर, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट, ऐसे करके पढ़ना है। यानी कि आप 12वें लेक्चर से सॉरी 12वें चैप्टर से शुरू हुए और 16वें तक पहुंच गए। 12, 13 नहीं करना है, 14, 15, 16, है ना। लगभग आपके 4 चैप्टर्स हैं, मतलब लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट, ऐसे करके पढ़ लेना। अब मेरे को नंबर नहीं प्रॉपर याद है कि 13 नंबर है, 14 नंबर है, बट आप सिंपल समझिए कि 4 आपके जो लास्ट चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे, लेक्चर लगाया है, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, उसमें ज्यादा कंफ्यूज होंगे। बट एनसीईआरटी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ऑथेंटिक है। सो दिस इज रिकमेंडेड बाय मी ऑन रिकॉर्ड। कल को मुझे नहीं कहना कि सर ने ये किताब बोली थी। ये आप पढ़ सकते हैं जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है। शंकर आई बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत वाइड मतलब आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर पीएमएफ आईएएस जो है इसी की कॉपी है, बट इसमें पिक्चर्स हैं। शंकर आईएएस जो है बुक है, लिखी है, इसमें कोई पिक्चर नहीं है, इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं, है ना। तो अगर आपको ऐसा होता है ना बुक्स इकट्ठे करने की आदत होती है तो ले लो, बट पढ़ने में फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। बेटर है कि आप एनसीईआरटी के ये जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, सबसे मेन क्लासेस पे फोकस करिए। हाँ जी मनविंदर, 488 पेज लगभग हो ही गया। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो बीच में हो जाएगा आपके 500 पेजेस। नेक्स्ट आपके पास हमने देखा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है आपके पास कोरल रीफ। कोरल रीफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ मरीन फूड चेन। समुद्री जो आपकी खाद्य श्रृंखला है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ। कोरल रीफ, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। टूरिज्म एक्टिविटी, लेट्स से यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए कोरल रीफ। अब कोरल रीफ को भी नहीं छोड़ा हमने, जो लैंड के ऊपर दिखता है वो भी खत्म कर दिया, अब कोरल रीफ के पीछे बढ़े। क्या कर रहे हैं? सनस्क्रीन बना रहे हैं, एसपीएफ लोशन, है ना, कितने टैनिंग ना हो जाए, है ना। तो उसके लिए एसपीएफ लोशन बन रहे हैं और उसके कारण हम पूरे के पूरी कोरल रीफ को खत्म कर रहे हैं। ऑल्सो कोरल रीफ का कई बार यूज किया जाता है। कोरल रीफ जो है ज्यादातर लाइमस्टोन रॉक्स के ऊपर होती है। अब ये लाइमस्टोन रॉक्स के ऊपर होती है तो लाइमस्टोन निकालना चाहते हैं। क्यों? लाइमस्टोन से क्या बनता?
सीमेंट बनता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री वाले इसमें क्या करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, पूरी की पूरी कोरल रीफ, इतनी सुंदर कोरल रीफ होती है, सबकी सब बर्बाद हो जाती है। सो कुछ एक फैक्टर्स हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, कुछ एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, सारा का सारा श्रेय ह्यूमंस को नहीं देना चाहिए। कुछ एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है जिसके कारण कोरल रीफ खराब हो रही है। तो ज्यादातर जो है ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से ये कुछ हो रहा है। एग्जाम कह रहे 4 मंथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ, यस अप्रैल या मई तक हो सकता है आपका एग्जाम। मनिंदर सिंह, इतनी चैटिंग करेंगे तो हम चैटिंग करते रहते हैं, थोड़ा सा आप चैट बॉक्स पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, क्लास पे ज्यादा ध्यान दीजिए, नहीं तो आप टाइप करते रहेंगे, मैं रिप्लाई करता रहूंगा और लेक्चर खत्म हो जाएगा। आपके सारे डाउट बाद में ले लेंगे, अभी फिलहाल आप ये कर लीजिए। मनिंदर शंकर ये भी करिए था, हाँ हाँ बहुत टाइम लगेगा इसमें। अभी प्लीज अभी थोड़ा सा फोकस इधर करिए, बुक्स वगैरह का बाद में देख लेंगे। जो मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ ये कंसाइज है, बहुत कंसाइज है ये, और बहुत इजीली आप इसको मतलब खत्म कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अभी आप, मैं समझ सकता हूँ इस टाइम आप क्यूरियस बहुत है, जिज्ञासा बहुत ज्यादा है कि कैसे कहाँ से करें। टेंशन मत लो, यहाँ से करो। उसके बाद मैं आपको कहूंगा, जब ये पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आप शंकर राही खोलिए, चाहे ऑनलाइन पीडीएफ खोलो, उसमें अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आप मेरे से पूछ लेना, बट अभी जो टॉपिक चल रहे हैं वो कंप्लीट करते हैं। कोरल रीफ के बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ये भी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। क्या है भारत की प्राकृतिक वनस्पति? बहुत सारी वनस्पति है। आप सिंपल समझिए, आपने पढ़ा है दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना, पढ़ा ज्योग्राफी में, पढ़ा है। दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहां पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट में आपने पढ़ा है इसको। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना। डिफरेंट टाइप के प्रेशर बेल्ट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से आप लैटिट्यूड पे बैठे हैं। 0 डिग्री पे हैं, 23.5 डिग्री पे हैं, या 66.5 डिग्री पे, डिपेंड करता है, ऊपर नीचे सेम चलता है ना, नॉर्थ एंड साउथ। अब इन दिनों के बीच बीच में कुछ एक आपकी वनस्पतियां आती है, जैसे कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, एक इक्वेटर के नियर बाय का जो क्लाइमेट है दैट इज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, है ना। तो इक्वेटोरियल टाइप के फॉरेस्ट कौन से होंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे एवरीडे बारिश होती है, एवरीडे ह्यूमिडिटी रहती है, सो यहाँ पे ज्यादातर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद आपके पास सब ट्रॉपिकल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। डेसिडियस मतलब एक तो ये है, एवरग्रीन का मतलब है सदाबहार, कभी भी इसमें पत्ते नहीं गिराते, ये कंटिन्यूटी में इसमें पत्ते आते रहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस का मतलब है कि पर्णपाती, ये अपने पत्ते साल में एटलीस्ट एक बार तो गिराते हैं, बट इंडिया में 2 बार गिराते हैं। एक होता है ऑटम, एक होता है स्प्रिंग, है ना। वो इसी की बात कर रहे हैं, वनस्पति। लिखने वाली चीजें बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टेम्परेट। टेम्परेट में कैसे देखने को मिलेंगे आपको? कॉनिफेरस मींस जहां पे आपके प्लांट्स जो हैं, पेड़ जो है वो कॉन्स की फॉर्म में है, जैसे कि आपका क्रिसमस ट्री, ऐसे है ना। क्योंकि आदत पड़ गई है इसको। आदत कैसे पड़ गई है? बर्फ गिरती है अभी, अब इसको बर्फ से बचना है तो स्लांटिंग रहना पड़ेगा, तो उधर बर्फ आए और सीधी नीचे गिर जाए। तो कॉनिफेरस थोड़े इसमें आपको कांटेदार ज्यादातर आपको पत्तियां देखने को मिलेगी, बहुत सारे एग्जांपल है। उसी की तरह आप एक और है, नाम भूल गया मैं, डेजर्ट्स में कौन सी है? सही, मैं भी नाम भूल रहा हूं। डेजर्ट्स में होती है एक वनस्पति, अगेन वो भी सेम ही है, आगे करेंगे जब हम तो याद आ जाएगा। हाँ कैक्टस वगैरह, बट उसका एक प्रॉपर जूजेंथली तो हो गया आपका कोरल रीफ,
अरे वाह, सुबह सुबह ही भूलने की बीमारी। चलो कोई बात नहीं। डेजर्ट्स में एक टाइप से जैसे कि आपके कॉनिफेरस है, वैसे डेजर्ट्स में भी आपके पास जो प्लांट्स होते हैं उसमें लीफ नहीं होता। यहाँ पे लीफ है बट थोड़ा सा आपको कांटेदार देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जो लीव्स है वो लीव्स नहीं होते, प्रॉपर कांटे होते हैं। so, जैसे कि कैक्टस है, यहाँ पे पत्तियां क्यों नहीं होती? क्योंकि पानी कम है। पत्तियां बड़ी ब्रॉड होंगी तो ज्यादा से ज्यादा पानी छोड़ेंगी, जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन, है ना। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से सारी की सारी पानी ये लीव कर देगी, इवेपोरेट हो जाएगा। बट यहाँ पे ये पानी को बचा के रखती है। उनके पौधों में आपको वैक्सी लीफ देखने को मिलेंगी। वैक्स का मतलब क्या है कि थोड़े से आपको जेली लाइक इसमें जो है आपको इनका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, पानी नहीं होगा, सो दैट ये पानी को कंजर्व करके रखे लंबे समय तक। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप के बायोम्स को भी हमने पढ़ना है। सो दीज आर दी मेजर प्रेशर बेल्ट्स, और उसके साथ साथ में बहुत सारे आपके फॉरेस्ट भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं। जैसी क्लाइमेट, जैसा मौसम, उसी हिसाब से आपके डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पौधे या प्लांट्स या स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है आपके पास सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी। सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी, जो मिट्टी है, मृदा है, ये जैव विविधता को काफी प्रभावित करती है। सॉइल दैट इज मिट्टी या मृदा, और साथ साथ में फैक्टर कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी। सो डिपेंडिंग अपॉन आपके नियर बाय कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, और फसलें उगाने के लिए भी सबसे बड़ा जो मेथड है, सबसे बड़ा जो मैकेनिज्म है, दैट इज सॉइल। आपके पास ब्लैक सॉइल है तो आप स्पेसिफिक टाइप की कुछ एक फसलें उगा सकते हैं, है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन आपके डिफरेंट टाइप की, जैसे एल्यूवियल सॉइल है, सो डिफरेंट टाइप की सॉइल जो है उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे होगी। बायोडाइवर्सिटी कैसे होगी? फॉर एग्जांपल फ्लोरा, सबसे बड़ा मैथ जिसमें जो पॉइंट है दैट इज फ्लोरा। हाँ जी, किसमें? बैच 2 में। हाँ जी, चेक करना है एक बार। बैच 2 में शो नहीं हो रही। क्वारंटाइन करनी है क्या? हो रही है? बैच 2 में हो रही है? हो रही है? अभी चेक किया, हो रही है? चेक करना है एक बार। हो रही है आपको? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, नहीं तो फिर कैंसिल करके दोबारा कर देते हैं लॉगिन। अरे हो रही बैच 2 में? थ्री में देखो, सॉरी 2 में देखो, बैच 2 है आपका। अच्छा सेकंड देखना, सेकंड में शो हो रहा है कि नहीं? होना चाहिए वैसे तो। हो रही है? एक मिनट मैम, हो रही है चेक, उसने चेक किया, सोनाली का है सेकंड बैच। हो रही है? हाँ नहीं, सेकंड में हो रही है, हो रही है ना, कंफर्म? पेन किधर गया? नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंट टाइप के वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस। सो हेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, अब एक का नाम नहीं ले सकते या किसी स्पेसिफिक को छोड़ नहीं सकते। सो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। सबसे पहले आपके पास है
1 2 3 क्या हो रहा है? फर्स्ट आपके पास है यूनेस्को। यूनेस्को कैसे? यूनेस्को कुछ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है ना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी बनाता है। सो यूनेस्को फर्स्ट आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का यूनेस्को। उसके बाद सेकंड आपके पास साइट्स। थर्ड आपने सिर्फ अभी ऑर्गेनाइजेशन लिखने, बाद में इनका पूरा का पूरा हम हिस्ट्री ज्योग्राफी सब देखेंगे कि कब बना, किसने बनाया, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कितना फंडिंग है, क्या काम करते हैं और अभी इनका करंट स्टेट क्या काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास एक ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं करता बट ये और काम करता है, ट्रैफिक। उसके बाद फोर्थ है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन दैट इज IUCN इंपॉर्टेंट है ये। IUCN की लिस्ट के हिसाब से कुछ एक स्पीसीज जो है, कुछ वल्नरेबल है, कुछ एंडेंजर्ड है, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हाँ जी, हाँ, डिफरेंट टाइप के आपके पास आपकी लिस्ट रहती है, उसमें डिफरेंट टाइप की आपकी स्पीसीज हैं। नेक्स्ट आपके पास है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये वाइल्ड लाइफ के लिए फंडिंग करते हैं, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सो दीज आर दी 5 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वर्ल्ड लाइफ इसको पूरा ही लिख देता हूं मैं, दैट इज वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल तो ये वर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो आपके पक्षी हैं उनको संरक्षित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास दैट इज इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल ऐसे भी लिखा जा सकता है, INTL डॉट, है ना, इंटरनेशनल वाटर, फिर अगेन मैनेजमेंट को MGMT मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। IWMI शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन 8th पेज। बाकी बहुत हैं, अनलिमिटेड आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट दीज आर दी मेन ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये सारी के सारी किसका काम कर रही है? वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन का, ये जैव विविधता को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, सो दैट आपकी फ्लोरा एंड फाउना जो है उसकी स्पीसीज लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। हो गया कंप्लीट ये, और कुछ रहता है कोड भी है इसमें। क्वेश्चन पूछा UPSC ने, कैसे वर्ल्ड, एक नाम पढ़िएगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अगर आपने पढ़ा नहीं है एग्जाम में और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी विच इज इन न्यूज फ्रॉम लास्ट 2-3 years, तो ये क्या काम करती है? अब नाम ही ऐसा है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, कि नेचुरल हिस्ट्री के ऊपर बात करती होगी या सोसाइटी के साथ हिस्ट्री कैसे जुड़ी है उसके ऊपर बात करती होगी। ये वर्ड्स की कंजर्वेशन का काम करती है, ठीक है। सो ट्रिकी क्वेश्चन था। जितने भी आपके पक्षी हैं, फॉर एग्जांपल स्पैरो, माइना, इनकी जो तादाद है वो कम हो रही थी, स्पैरो खत्म हो रहा था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने जो है इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली, हर साल निकालते हैं रिपोर्ट, तो दे आर एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स ओनली, पक्षियों की संरक्षण में ये काम करते हैं। सो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, कई जगह पे उसको BNHS भी लिखा होता है ऐसे, ठीक है। सो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इसमें, इन्वायरमेंट में तो स्पेशली बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था, किसका? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, कि सबसे हैवीएस्ट वर्ड है जिसको पहले आप बनाने लगे थे नेशनल आपका पक्षी, पूरा राष्ट्रीय पक्षी बनाने का आपने सोचा था, बाद में रिजेक्ट कर दिया, और कैटल के ऊपर बैठा होता है ऐसा पक्षी, जब कैटल के ऊपर बैठता है कैटल बैठ जाती है उसके बाहर से, तो कौन सा पक्षी है? ऐसे क्वेश्चन पूछा, पूरी स्टोरी लाइन बना के। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इफ यू आर इन हिमालयाज यू आर मोस्ट लाइकली टू विजिट या सी
आप क्या क्या देखेंगे हिमालय में जाके, तो उसमें हिमालय की जितनी भी टॉपोग्राफी में चीजें आती हैं कि स्नो लेपर्ड देखेंगे आप वहां पे कि नहीं देखेंगे, मोनाल देखेंगे कि नहीं देखेंगे, है ना। तो उसमें पूरे के पूरे जो चीजें जो जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, रोडोडेंड्रोन देखेंगे आप वहां पे कि नहीं देखेंगे, तो जितनी आपकी फ्लोरा फाउना हिमालयाज में पाई जाती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो उन्होंने पूछा कि अगर आप हिमालय घूमने जा रहे हैं तो आप वहां पे कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं। तो उसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि हिमालय के बायोम में क्या क्या पाया जाता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल नॉलेज की बात नहीं है ये, दिस इज सिंपल सा भी आपका जो आप कह सकते हैं कि एक टाइप से कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा है। ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। अगर आप ज्यादा इसमें बुक्स को चले कि शंकर पकड़ लिया आपने, पीएमएफ आईएएस पकड़ ली, नहीं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर को जब पीवाईक्यूज को करेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, और एवरी ईयर इसमें ऐसे ही आप देखते रहेंगे। जीटीएफ, यूएनसीडी, आईटीटीयू, यूएन, बहुत हैं, आईपीसीसी भी है, बहुत सारे हैं ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम बात करेंगे तो अनएंडिंग आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओज होंगी आपकी। तो हमने 3 फैक्टर देखे थे, दोबारा वापस चलते हैं। हम सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे जिसमें से सबसे पहले हमने कहा एक स्टैटिक पार्ट है, और स्टैटिक के अलावा फिर हमने देखा कि और भी हमारे पास पार्ट्स हैं जैसे कि बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा एक टाइप से लेंथी एंड ब्रॉड एरिया है। तो ये थे आपके स्टार्टिंग में कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कौन कौन सा सिलेबस है। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में स्टैटिक पार्ट 3 to 5 क्वेश्चंस, और बायोडाइवर्सिटी में 10 to 12 क्वेश्चन। और 10 to 12 क्वेश्चन के लिए आप देख लीजिए कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वेटेज ज्यादा है। अब आपके पास जो थर्ड जो आपके पास पिलर है आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से क्लास लगा रहे हैं, जिनका फ्लो चार्ट पूरा कंप्लीट हो रखा है, तो वो यहाँ पे लिख लीजिए। बट मैंने आगे जाके इसको मतलब अलग पेज में अगेन नीचे जाके इसको डिस्कशन करेंगे। सो क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, ये लास्ट पार्ट है। क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन या इसके इफेक्ट्स, उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, तो 3 to 4 आ सकते हैं, बट टोटल 20 तक क्वेश्चन तो आपके आते हैं इसमें से। सो अभी नेक्स्ट हम करते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, अब सिंपल सी बात है, कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है। पहला हम बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, पहली बात है इसका कारण क्या है। तो पहले आपको कॉज के बारे में जानना है। इस जब ये फैल जा रहा है तो उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लोगों के ऊपर, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, एंड इसको मिटिगेट करने के कुछ एक मेथड्स कि हाउ वी कैन मिटिगेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन या फिर क्लाइमेट चेंज। तो इसको कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, और इसको कैसे रोकथाम की जा सकती है, कम किया जा सकता है। तो ये 3 मेथड आपके पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन में। सो आप करते हैं स्टार्ट। आप लिखिए अब कुछ एक पॉइंट्स। तो क्या, थोड़ा सा हमने इसको एक टाइप से लेके आना है फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऐसा माना जाता है जब से औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति से आपका जो इकोनॉमी है वो बढ़ता गया, लोगों की विकास होता गया, नई नई स्टीम इंजन आते गए, फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल तक पहुंच गए। सो ये जो सारे के सारे कारण हैं, ये उसी टाइम से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ। सबसे बड़ा जो कारण है वो है औद्योगिक क्रांति। हम औद्योगिक क्रांति में बड़ा कहते हैं कि पुनर्जागरण हुआ, रिनाइंसेंस हुआ, बट वो रिनाइंसेंस जो है आज हमें कहां पे लेके आया है, PM 2.5, PM 10, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10, जो कि रेस्पिरेबल है। मैंने आपको उसमें भी बताया था, आपका जब कोल कर रहे थे, फ्लाई ऐश और आपका दूसरा क्या था, एक तो फ्लाई ऐश था
एक कोल ऐश था, है ना, एक तो कोयले की राख और एक उड़ती हुई राख जो कोयले की है। सो उसमें आपका PM 2.5 एंड PM 10 होता है, जो कि रेस्पिरेबल है, बहुत ही छोटा सा, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं, इनविजिबल, बॉडी के अंदर जाएगा, कैंसर कॉजिंग, हार्ट अटैक, बहुत सारी चीजें लिखवाई थी मैंने, सुबह सुबह बीमारियों का नाम नहीं लेंगे बट फिर भी बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं उसके साथ। सो दिस इज दी प्रॉब्लम कि जिसकी वजह से आज हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को प्रॉपरली अपने हिसाब से मोल्ड कर रखा है और ये हमारे लिए काफी घातक है, मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो रखी है अभी। सो आप लिखिए इंट्रोडक्शन, हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। इन इंट्रोडक्शन हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन, उसमें लिखिए विद द कमिंग अप ऑफ स्टीम इंजन्स, with the coming up of steam engines, with the coming up of steam engines and the industrial revolution, with the coming up of steam engines and industrial revolution, industrial revolution, it has impacted the life of people, it has impacted the life of people diversely, full stop. Then came the Club of Rome. Then came the Club of Rome. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे जो ये पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम पे इंडस्ट्रियल क्रांति के समय या औद्योगिक क्रांति के समय, उन्होंने एक क्लब बनाया जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। और फिर ये कहने लगे कि भैया गलती होगी हमसे, तो क्लब ऑफ रोम, देन केम द क्लब ऑफ रोम इन 1960s 1960s के से लेके 1970s 1960 to 70। It told that world is going to end. It told that world is going to end by 2100 years. By the year 2100 ऐसे लिखिए, by the year 2100. It told the world that world is going to end by the year 2100. After it, world leaders first time met at, after it, world leaders first time met at Stockholm Declaration, 1972. Stockholm Declaration 1972। तो क्लब ऑफ रोम को एक दिन लगा कि क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, क्योंकि धुआं इनको भी दिख ही रहा था, पर इग्नोर कर रहे थे क्योंकि इनको पैसा बहुत ज्यादा आ रहा था, है ना। इनको दिख रहा था कि अब तो ट्रेवल बहुत ज्यादा इजी हो गया है, स्टीम इंजन आ चुके हैं, गाड़ियां आ चुकी है, मोटर आ चुकी है ना, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये जिंदगी अच्छी चलती है, उसके साथ साथ में कुछ में हेल्थ हैजर्ड्स भी आते हैं। जब हेल्थ हैजर्ड्स आने लगे तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक क्लब बनाया जाए, जिसका नाम रखा क्लब ऑफ रोम 1960 और 70s के बीच में। फिर इन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी, प्रेडिक्शन कर दी कि 2100 तक जो है सारा का सारा संसार खत्म होने वाला है ना। 2012 में भी हुई थी ये। फिर वर्ल्ड लीडर्स ने कहा कि क्यों ना एक मीटिंग रखी जाए, और इस मीटिंग में इन्होंने इसका नाम रखा, इस डिक्लेरेशन का नाम रखा 1972 में
Stockholm Declaration. Then came Vienna Protocol. ये मैं एक टाइप से आपको करवा रहा हूं क्रोनोलॉजी, इसकी क्रोनोलॉजी है ये कि कैसे कैसे हमने अभी तक डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है. देन केम वियना प्रोटोकॉल फॉलोड बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो सारे प्रोटोकॉल आपको पढ़ने हैं आगे. देन केम दी वियना प्रोटोकॉल फॉलोड बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. फिर कॉमा लगा के लिखिए वर्टलैंड रिपोर्ट. which was the report of World Commission on World Commission on Sustainable Development. सो वर्ल्ड रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फ्यूचर जनरेशंस की हम ना करें. वेरी गुड. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंदी में सतत विकास है ना. You have to do development with or in accordance to environment. ये कहता है, ये बिलीफ है, ये इनका मंत्र है ना, कि आपको विकास करना है बट इन्वायरमेंट को साथ में रखते हुए. डेवलपमेंट शुड नॉट बी इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, है ना. इन्वायरमेंट डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंट होना चाहिए, ना कि डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट होना चाहिए. नॉट लिख लो इसको भी. मेंस के क्वेश्चंस में ऐसी मोटी मोटी लाइनें लिखने का मजा आता है, एग्जामिनर को पढ़ने का मजा आता है और मार्क्स अच्छे मिलते हैं. सो नॉट डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट. कि विकास जो है वो पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए किया जाना चाहिए, ना कि विकास बनाम एनवायरमेंट या विकास बनाम पर्यावरण होना चाहिए. तो इसको भी साथ साथ में आपको ध्यान में रखना जब भी आप एनवायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं. लेटर ऑन फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे. लेटर ऑन आईपीसीसी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर. लेटर ऑन आईपीसीसी was formed in the year. आईपीसीसी वगैरह की फुल फॉर्म में इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आप सब भूल जाएंगे जब ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो वन बाय वन सारी की सारी करेंगे. सो लेटर ऑन आईपीसीसी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1998. सो 98 नहीं होएगा, 1980s क्योंकि इसके बाद तो अभी अर्थ समिट होनी है. 1980s अर्थ समिट हेल्ड इन द ईयर. अर्थ समिट हेल्ड इन द ईयर 1992. ये पता क्या, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है पूरी की पूरी कहानी. जब सारा पढ़ लेंगे फिर इसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इंडस्ट्रियल क्रांति से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके 2015 तक पेरिस आपका जो एग्रीमेंट हुआ तब तक पूरा का पूरा आपके पास डाटा रहेगा कि कौन सा डिक्लेरेशन कब आया, कौन सी कन्वेंशन कब हुई, कौन सा प्रोटोकॉल कब आया. तो आपके पास पूरा का पूरा डाटा रहेगा. सो आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके जा रहे हैं. मैं अभी आपको 2020 तक लेके आ रहा हूँ, 2020-22 तक, है ना. सो अभी आप पहुंचे 1992, which was followed by Kyoto Protocol. Which was followed by Kyoto Protocol.
आई थिंक ये 1995 ही है, एक बार चेक कर ले। 1995 क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहां पे है? जापान में है। अगले लिखिए सेयोल समिट। सेयोल समिट led to the formation of Seoul summit led to the formation of Green Climate Fund. Green Climate Fund, GCF. Green Climate Fund. So Seoul summit led to the formation of Green Climate Fund, that is GCF. GCF. बस यहां तक हो गया। अब आएगा इन द ईयर 2015। इसको हम बहुत बड़ा एक टाइप से क्रांति मानते हैं कि हमने पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना के, है ना। बट चलो अच्छी बात है, क्योंकि पहली ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इंडिया की तरफ से, है ना। मोदी जी गए, कहते पूरा एक दशक 7 दशक हो चुके हैं, भारत में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, इंडिया ने कभी बात ही नहीं की कि एनवायरमेंट के ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। तो बोला चलो बनाते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आप लिखिए इन द ईयर 2000 क्या बोलते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। सो इन द ईयर 2015 different world leaders and organizations, different world leaders and organization had met at Paris Convention, where India proposed to form an international solar alliance, international solar alliance, ISA, by collaborating with, या फिर लिखिए with collaboration with, sorry with नहीं, by collaborating with, ऐसे लिखिए by collaborating with France as a partner country, as a partner country। आगे लिखिए पेरिस एग्रीमेंट 2015, पेरिस एग्रीमेंट 2015 believed to be a remarkable achievement for India, remarkable achievement for India in the field of generating renewable energy, ब्रैकेट में लिखेंगे सोलर एनर्जी, renewable energy, solar energy, and protecting the environment,
the environment, along with ensuring the energy security of the country, ensuring the एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। बहुत तारीफें करनी पड़ती है, पता है एग्जाम में ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ऑलरेडी आपने किया है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिंपल, बट फिर भी बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते अरे ऐसे ही है, आपको पता नहीं एग्जाम में आपको ज्यादातर चीजें लिखनी पॉजिटिव। अगर आप बन गए हिंदू न्यूज़पेपर, है ना, और लगे क्रिटिसिज्म करने, बस वो आपको क्रिटिसाइज करेगा, सीधा क्रिटिसाइज, 12 में से 2 मार्क्स क्रिटिसाइज। तो इसलिए गवर्नमेंट जो कर रही है आपको उसको प्रमोट ही करना है इन शॉर्ट, क्योंकि आप गवर्नमेंट का ही पार्ट बनने जा रहे हैं। अगर आप पहले से विद्रोही हो गए, बस हो गया काम, फिर तो ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप की कभी बनेगी नहीं। कुछ एक पॉजिटिव और अच्छे पॉइंट्स भी है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देखकर लगभग 129 प्लस कंट्रीज इसका मेंबर है। मैंने बोला कि वही कंट्री इसका पार्ट बन सकती है जो कि जिनके वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। फिर कई लोग और भी थे, कहते भैया हमारे यहाँ गुजरती नहीं तो हमारा क्या दोष है ना, हमें भी तो ऐड करो। फिर धीरे धीरे सबको इसमें ऐड किया जाता रहा। रिमार्केबल अचीवमेंट मतलब बताओ, रिमार्केबल अचीवमेंट पूछ रहे हैं हिंदी में मैंने। शानदार प्रदर्शन, हाँ बहुत बढ़िया, मतलब भारत का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा एज पर ISA। अब देखिए, इट इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन whose headquarter is based in India, headquarter is based in India, ब्रैकेट में लिखिए गुरुग्राम। मैं तो गुड़गांव ही बोलता हूं, आदत ही पड़ी हुई है, आप लिख लीजिए गुरुग्राम। whose headquarter is based in India, गुरुग्राम, हरियाणा। बाकी मैंने आपको बताया ही था इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, इसमें हमने कहा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बन चुका है। 2022 तक हमें 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है, साइंस एंड टेक में ही आया था, जिसमें से 100 गीगावाट जो एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से आनी चाहिए, है ना। हमारा टारगेट था कि 175 गीगावाट तक की एनर्जी हमने जनरेट करनी है बाय द ईयर 2022, है ना। 2022 तक हमें इतनी रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है, इतनी नवीकरणीय ऊर्जा का हमें भारत में ही विकास करना है। बट इसमें से हमने कहा था कि आउट ऑफ 175, 100 गीगावाट, मिनिमम टू मिनिमम 100 गीगावाट तो आप सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से ही जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा के लिए हमने ज्यादा बात की थी, सूर्य की ऊर्जा से बनने वाली आपकी एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो ये पॉइंट आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो ओके। नहीं सर, पूछते आगे की लिखे। अच्छा एक मिनट। Remarkable achievement for India in the field of generating renewable energy, that is solar energy, and protecting the environment, along with ensuring the energy security of the country. Remarkable achievement for India in the field of generating renewable energy, regular solar energy, and protecting the environment, along with ensuring the energy security of the country. बाकी नीचे यही है, International Solar Alliance is the only organization based in India, sorry, whose headquarter is based in India. 175 गीगावाट तक की एनर्जी का हमारा टारगेट है 2022 तक, जिसमें से 100 गीगावाट सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से ही आनी चाहिए। ऐसा हमारा 2022 तक का लक्ष्य था। और उससे आगे का भी मैंने आपको लिखा है, कितना था 2030 तक कितने गीगावाट चाहिए हमें, 200 समथिंग, याद रखना उसको, 263 है, तो बढ़ा दिया टारगेट। ये हो गया जी। उसके बाद भी कई बार मिले हैं ये,
ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि 2015 के बाद ये मिलते हैं, एक बॉन कन्वेंशन होता है, और इसमें ये कहते हैं कि ग्लोबल, लिखो यार, लिख लो, क्यों ऐसे ही परेशान करना, बाद में भूल जाओगे। आफ्टर बॉन कन्वेंशन, आफ्टर बॉन कन्वेंशन, the world leaders met at UK and Canada. UK and Canada, where the main objective was global alliance against coal। तो पेरिस एग्रीमेंट के बाद भी ये मिलते हैं, बॉन कन्वेंशन होता है, और यहाँ पे दो कंट्री ज्यादा जो है, जैसे यूके और कनाडा, ये ज्यादा फोकस करते हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक ग्लोबल अलायंस बनाना चाहिए अगेंस्ट कोल। और इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि साउथ ईस्ट एशिया के लोग हो गए, या अफ्रीकन जो हो गए, जितने भी क्यों नहीं, ये सारे के सारे, कुछ एक डेवलप्ड है, कुछ एक डेवलपिंग है, कुछ एक अंडर डेवलप्ड है, कहते इन्होंने गंद मचा रखा है पूरा, है ना। सारा का सारा कोयला ये जलाते हैं, इनके पास रिन्यूएबल एनर्जी एक टाइप से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जितना भी यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, जितना भी ग्लोबल एनवायरनमेंट या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या राइज इन द सी लेवल है, या फिर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स है, जितने भी आपके मतलब फैक्टर्स हैं, जितने भी फिजिकल फिनोमिना दैट आर कॉज्ड बाय दीज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अब इनको भी आया गुस्सा, कहते भूल गए वो दिन, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तुम अगर आज ये बातें कर रहे हो कि आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, तो आपने हमें क्या दिया है वर्ल्ड को? स्टार्ट तो आप ही ने की थी, स्टीम इंजन कौन चला रहा था, है ना, फैक्ट्रियां किसने सबसे पहले डेवलप की, और उनको आपने छोड़ भी दिया, वैसे की वैसे उनको आपने एक से पीछे भी छोड़ दिया, और उसके कारण जो आज चल रहा है उसके लिए आप हमें जिम्मेवार ठहराते हैं। फिर उन्होंने इकट्ठे होकर सारी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हुई, उनके खिलाफ खड़े हो गए, कहते यू शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और उसके लिए इन्होंने बनाया क्लीन कार्बन मैकेनिज्म। बाद में देखेंगे कार्बन ट्रेडिंग होती है, कहते पैसा दो, है ना, हर साल आपको क्लाइमेट चेंज पे जो आप हरकतें करते आए हो और आज हमें आप ठहरा रहे हो, तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको पैसा देना चाहिए। तो यहाँ पे क्लीन कार्बन, ये गलत लिख दिया मैंने, सीसीएम आएगा ना, क्लीन कार्बन मैकेनिज्म या फिर कार्बन ट्रेडिंग होती है, जहां पे एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं। आपको पैसा देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन आप कितना ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, पर ज्यादातर पैसा जो है डेवलप्ड कंट्रीज को ही यहाँ पे देना पड़ेगा। डेवलपिंग भी दे रही है, पर डेवलप्ड का ज्यादा इसमें पार्ट रहता है। और उस पैसे को कहाँ यूज किया जाएगा? एनवायरमेंट का कहीं भी हैजर्ड होता है उसको बचाने के लिए, उसके लिए इसको यूज किया जाएगा। अभी उसके बाद छोड़ो, बहुत सारे हैं इसमें, तो सिंपल आप लिखिए, अब लिखना नहीं है, सिंपल मैं आपको समझा रहा हूं कि अभी जो फोकस है हमारा वो है ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। ये कह रहे जब तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो जाती, यू आर बाउंड टू यूज फॉसिल फ्यूल्स, है ना। जब तक आप इसे नहीं डेवलप कर लेते प्रॉपर्ली, तब तक आपको जरूरत है और आप यूज करेंगे ही। जब तक एलपीजी नहीं आएगा तब तक लकड़ी जलानी पड़ेगी, क्योंकि नीड है, खाना कच्चा नहीं खा सकते, है ना, बीमार हो जाएंगे। ऑल्सो अगर आप लकड़ियां ही इकट्ठी करते रह जाएंगे, ये भी एक मत दिया जाता है कि अब लकड़ियां इकट्ठी करते जाएंगे तो आप इन्वेंशन कब करेंगे, एआई का भी यूज करेंगे, फिर तो सारा का सारा इंसान जो है वो गधा मजदूरी करता रह जाएगा, लेबर करता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हर किसी को बड़ा होगा, पेड़ काटो, जल्दी जल्दी से लकड़ी इकट्ठी करो, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, पेड़ काटने लगे खत्म हो जाएगा सब। इसलिए आपको एलपीजी की यहाँ पे इन्वेंशन करनी पड़ी। तो एलपीजी भी कब तक चलेगा? इसलिए फिर आप कहते हैं कि एलपीजी छोड़ो, सोलर कुकर लेके आओ, है ना, सूर्य की रोशनी से ही खाना बनाओ।
तो ये नया कॉन्सेप्ट आ गया। सो रिन्यूएबल एनर्जी जब तक प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, वी आर बाउंड टू यूज फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल का मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस में भी बताया है कि बहुत सारे मेजर माइनर पॉल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे खतरनाक है, जहरीली चीजें हैं और कहीं ना कहीं बॉडी सिस्टम को पूरा का पूरा रप्चर कर देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है, लिथियम आयन बैटरीज, ये भी खराब है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें भी इशू है। हाइड्रोजन फ्यूल, इसमें भी इशू है। न्यूक्लियर फ्यूल, इसमें भी इशू है। सो देयर आर मेनी इश्यूज, बट इनको कहीं ना कहीं मिनिमाइज किया जा रहा है। बट ये अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल, लिथियम आयन बैटरी, बायोफ्यूल, सब किया है आपने, मैं रिपीट नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। आपको पता है लिथियम आयन बैटरी का प्रॉब्लम क्या है, थोड़े समय तक चलती है, खराब हो जाती है, फिर उसको डिस्पोज करना पड़ता है, डिस्पोज करने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा बन जाता है, ई वेस्ट का कारण बनता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गाड़ी बना देंगे, अगेन वही बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी और चार्जिंग स्टेशन नहीं है, सब हमने किया है। हाइड्रोजन फ्यूल क्लीन फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है, यूज कर सकते हैं, महंगा भी है, साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना, और स्टोर करना मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम्स है। न्यूक्लियर इश्यूज, न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट इकट्ठा होता है, इससे भी मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियर रिएक्टर जब हमने किया था, फास्ट ब्रीडर था चाहे प्रेशराइज हैवी वाटर था, उसमें हमने देखा कि न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलता है ना, और न्यूक्लियर वेस्ट के साथ साथ में एक न्यूक्लियर विंटर भी आ जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर फ्यूल्स। बट न्यूक्लियर फ्यूल अच्छा है, आपको पता है कि whatever is the reactant that is product, और प्रोडक्ट ही आपका रिएक्टेंट बन जाता है अगेन, जो हमने किया था प्लूटोनियम के केस में। अब नई क्लास लगाई है एनवायरमेंट, सॉरी साइंस एंड टेक की, लगाना जरूर। अब आपको एक्चुअल फील आएगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट प्लस साइंस, दीज आर इंटरकनेक्टेड प्रॉपरली, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं इन्वायरमेंट में आपके वेजिटेशन की, तो आपने अभी देखा कि यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट के साथ अगर यहाँ पे फॉरेस्ट आ रहा है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे आ रहा है बायोम्स, है ना, साइंस में। और ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे ज्योग्राफी का टॉपिक आता है एरोसोल। एरोसोल, एरोसोल के साथ में यहाँ पे आ जाता है आपका पीएम, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर। और साइंस में भी आप बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर की, है ना। सो ये इंटरकनेक्टेड है। सो ये सारे के सारे इकट्ठे चलते हैं, और नॉलेज चाहिए इसके लिए नॉर्मल। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी नॉलेज आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एरोसोल पोल्यूशन करते हैं, पोल्यूशन इसमें आता है, पोल्यूशन साइंस में भी आता है ना। अब मेथड्स टू मिटिगेट, इसमें भी अगर आप फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में आपके पास वोल्केनिक पोल्यूशन, वोल्केनो में कौन कौन सी राख होती है, यहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे कोल है, उसमें कौन कौन सी राख होती है। अगर यहाँ पे आप कह देते हैं कि फ्लाई ऐश क्या है, अरे कनेक्टेड है ये सारा सारा, बट आप इकट्ठा जब पढ़ेंगे तब आपको बाद में समझ आएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अभी साइंस का कुछ एक आपको लगेगा कि ये तो पहले कर रखा है, इजी लगेगा। अब कुछ रहता है इसमें, पेज नंबर 1 बेकार हो गया, जो हो गया वो बेकार हो गया। नेक्स्ट इज आप स्टार्ट करेंगे आप टॉपिक अपना, टाइम भी थोड़ा ही रहा। बट इज बायोम, करेंगे अभी करेंगे विशाल, बहुत जल्दी, बहुत अच्छे टाइम पे आपने क्वेश्चन पूछा है। अब लिखिए इकोसिस्टम, हेडिंग डालिए इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। आपका जो टॉपिक है दैट इज इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, इसमें लिखिए हेडिंग में लिखिए इकोलॉजी की आपने डेफिनेशन लिखनी है, इकोलॉजी की डेफिनेशन। इकोलॉजी में लिखिए the word ecology was
The word ecology was coined by Hans Haeckel. तो इकोलॉजी का पहली बार जो एक वर्ड मतलब यूज किया था वो उन्होंने किया था, दैट इज अर्नस्ट हैकेल, के एंड देन ई, अर्नस्ट हैकेल. The word ecology was coined by Ernst Haeckel and it is a branch of biology. It is a branch of biology. It is a branch of biology which studies organization in their environment. Which studies organization in their environment. यार ये पेन ना खराब कर देगा पूरी स्क्रीन. बहुत ज्यादा स्क्रैचेस पड़ गए इसके ऊपर, स्क्रैचेस बहुत ज्यादा हो गए. सो इकोलॉजी फर्स्ट टाइम जो यूज किया था शब्द उन्होंने किया था अर्नस्ट हैकेल ने, और ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि स्टडी करती है ऑर्गेनाइजेशन इन देयर एनवायरनमेंट. नेक्स्ट अब लिखिए लेबल्स इन दी. आपने एक मीम देखा, लेबल सबके निकलेंगे, देखा कौन से फॉरएवर लिविंग वाले है ना. नेक्स्ट इज लेबल्स इन क्या नाम है इसका, लेबल्स इन इकोलॉजी. लेबल्स इन इकोलॉजी स्लैश इकोसिस्टम. Labels in ecology slash ecosystem. Labels in ecology and ecosystem. इसमें थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट बनाना है. अगेन बायोटेक्नोलॉजी यूज होने वाली है यहाँ पे. सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. सेल जब कंबाइंड हो जाते हैं ग्रुप्स में तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज. और जब टिश्यूज सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स. ऑर्गन्स लिख लेते हैं. जब ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है तो क्या बनाता है आगे, ऑर्गन सिस्टम बनाता है. बट ऑर्गन सिस्टम जब प्रॉपर्ली वर्क करने लग जाता है तो क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म बनाता है. उनका बहुत दिक्कत है इसमें. ऑर्गेनिजम्स बना देता है. ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा नेक्स्ट, टुगेदर ऑर्गेनिजम्स क्या बनाएंगे, अरे बताओ स्पीसीज. जब डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएंगे तो उससे बनेंगी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, बहुत सारी प्रजातियां. स्पीसीज के बाद नेक्स्ट इज पॉपुलेशन. इनके सबके आपको मैंने डेफिनेशन में लिखाने की, पॉपुलेशन क्या होता है. पॉपुलेशन क्या होती है, सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप. अब पॉपुलेशन के बाद आती है कम्युनिटी. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बट वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं. देन कम्युनिटी. कम्युनिटी के बाद क्या बनेगा, इकोसिस्टम, जहां पे सारे के सारे मेंबर्स ऑफ द एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे या को एग्जिस्ट करेंगे. द नेक्स्ट इज इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम से क्या बनेगा आगे, बायोम्स. बट यहां पे कुछ एक सर्टेन कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएंगी. बायोम्स क्या बनेंगे आगे, बायोस्फीयर्स. This will become biosphere. Biosphere means जहां पे सारे के सारे आपके लिथोस्फीयर, ओशनोस्फीयर, क्लाइमेटोस्फीयर सबके सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे. और बायोस्फीयर से बनेगी अर्थ,
और अर्थ किसके अंडर आती है? यूनिवर्स। ठीक है, अब मैंने लिखा है यहां से ऐसे, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, स्पीसीज देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन टू कम्युनिटी, कम्युनिटी टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टू बायोम्स, बायोम्स टू बायोस्फीयर एंड बायोस्फीयर टू अर्थ एंड अर्थ टू यूनिवर्स। अब उल्टा चलेंगे और साथ साथ में डेफिनेशंस भी लिखे जाएंगे इनकी। अब लिखिए आप अर्थ लिखिए, यूनिवर्स तक चलो पढ़ा है आपने पार्टिकल फिजिक्स में, और ये पढ़ेंगे आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं आप। तो पहले आप लिखना अर्थ, और अर्थ के साथ में आपने एक अलग जो डेफिनेशन डाल दी। ऑनलाइन स्टूडेंट लिख लिया आपने ये? रविंदर, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम। हाँ, ये सारा आप अभी डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है, और इसकी डेफिनेशंस भी लिखेंगे कि क्या क्या मीनिंग है इनके। सो आप थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, देन इसमें लिखिए आप अर्थ स्लैश गोल्डीलॉक जोन्स। इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने अभी, अर्थ और गोल्डीलॉक जोन्स, गोल्डीलॉक जोन्स। इसमें लिखिए इट इज अ नैरो but habitable, it is a narrow but habitable, narrow but habitable area in the entire universe, narrow but habitable area in the entire universe, एंटायर यूनिवर्स। तो एक बहुत ज्यादा संकीर्ण और आवास योग्य एक एरिया है जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक जगह पाया जाता है। सो इट इज अ नैरो एंड हैबिटेबल एरिया इन द एंटायर यूनिवर्स और इन द आउटर स्पेस और इन द आउटर स्पेस, इन दी आउटर स्पेस। सो कभी भी अर्थ है या गोल्डीलॉक है, दैट इज दी समवट सेम थिंग। एक नैरो एरिया है, हैबिटेबल एरिया है, जहां पे पूरे यूनिवर्स में लाइफ या एक ऐसे आवास स्थान अवेलेबल है आउटर स्पेस के बाहर। नेक्स्ट आपने क्या किया था? अर्थ के बाद क्या था? लास्ट लेवल तो ऐड करना, लास्ट लेवल्स टू ऐड करना। समझा नहीं मैं विशाल, आप क्या पूछ रहे? लास्ट लेवल तो ऐड की ऐड करना, की ऐड करना, हेलो क्या हुआ? लास्ट लेवल तो अड की ऐड करना, लास्ट लेवल से अलग क्या ऐड करना है? कुछ ऐड नहीं करना है, जैसे चल रहा है। मिस हो गया सर, बाद पूछना है। हाँ जी, बी मिस हो गया, बाद पूछना है। लास्ट अच्छा, लेवल के बाद क्या है? बाद की ऐड करना, डेफिनेशन में बोल रहे हैं ये। अच्छा, इसमें लिखना आपने लेवल्स इन दी इकोलॉजी या इकोसिस्टम। इन डेफिनेशन पूछ रहे हैं, ये डेफिनेशन कौन सी है? द वर्ड इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय हांस हैकेल एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन इन देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी की डेफिनेशन बोल रहे हैं आप, रिपीट करने को। इकोलॉजी, द वर्ड इकोलॉजी वाज coined by Ernst Haeckel and it is a branch of biology which studies organization in their environment, so अब आपके पास है गोल्डीलॉक का, आपने लिख लिया। अब लिखेंगे अर्थ किस किस चीज से बनी है, आप बताइए। अर्थ में वी हैव लैंड, दैट इज लिथोस्फीयर, लैंड। उसके अलावा क्या है? हाइड्रोस्फीयर या फिर सिंपल ओशिनोस्फीयर, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। इसको आप लिखते हैं ओशंस। आपके पास लैंड है, कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है। उसके अलावा आपके पास है क्लाइमेटोस्फीयर या फिर जिसे आप एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। So there is land, continents and
envelope of air that is surrounding the earth, that is atmosphere. So अर्थ के बीच में आपको बहुत सारे लैंड एरियाज देखने को मिलेंगे, ओशंस देखने को मिलेंगे, और इसके बाहर भी एक और जाल है गैसेस का जिसे आप कहते हैं एटमॉस्फेयर. So this is a envelope of air surrounding the earth. और अर्थ के ऊपर जितने फिनोमिना हो रहे हैं आपको पता है, अभी सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, उसके लिए एक तो सूर्य देव ये रिस्पॉन्सिबल है, उनके अलावा आपके पास एटमॉस्फेयर जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है. तो क्योंकि एटमॉस्फेयर ने हमारे लिए हैबिटेबल कंडीशन बनाई है, ऑक्सीजन दे रखी है, नाइट्रोजन दे रखी है, और पूरे के पूरा जो हीट बजट है पूरे के पूरी अर्थ का उसको मेंटेन करके रखा है. अदरवाइज एंड हो जाएगी लाइफ, नहीं तो प्लेस्टोसीन आइस एज हो जाएगी, है ना. अगर आपका हीट बजट मेंटेन नहीं रहे तो हो सकता है कि पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वो फ्रोजन हो जाए. तो ये पूरा का पूरा काम है आपके अर्थ में होने वाले फिनोमिनास का. नेक्स्ट कौन सी लिखी है आपने अभी? अब लिखिए बायोस्फीयर लिखिए. अर्थ के साथ में बायोस्फीयर था ना, अब हम उल्टा चल रहे हैं. सर ऊपर की लिखिए स्टार्टिंग पे. एक मिनट और नीचे हो. अर्थ से स्टार्ट करना है सर. ये कॉल्ड अर्थ. अच्छा यहाँ पे अ नैरो बट हैबिटेबल on the earth. A narrow but habitable area in the entire universe or in the outer space. उसके बाद अर्थ में हमने लिखा लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड एरिया. अर्थ जो है लिथोस्फेयर से मिलकर बनी है, मतलब एक लैंड एरिया से बनी हुई है. फिर हमारे पास हाइड्रोस्फेयर है जहां पे पानी अवेलेबल रहता है, दैट इज ओशंस में पानी अवेलेबल रहता है. उसके बाद हमने देखा क्लाइमेटोस्फेयर या फिर एटमॉस्फेयर. तो बहुत सारा हमारे अर्थ के नियर बाय एक वायुमंडल है. वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं जो कि पृथ्वी को एक रहने योग्य या फिर हैबिटेबल एरिया बनाती है, आवास स्थान बनाती है. सो दिस आर दी थिंग्स. नेक्स्ट आपके पास है बायोस्फीयर. लिखिए बायोस्फीयर. इसमें लिखिए इट इज a region where all the three branches of earth coexist together. तो तीन ब्रांचेस आपने क्या लिखी थी? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. तो ये तीनों जहां इकट्ठे एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करती हैं, इकट्ठी पाई जाती है, उसको आप कहते हैं बायोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फेयर प्लस सिंपल में एटमॉस्फेयर लिख रहा हूं, क्लाइमेटोस्फेयर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर तो हो गया था लिथोस्फेयर, जहां पे तीनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे कोएग्जिस्ट करते हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं एक तरह से बायोस्फीयर. तो तीनों एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट भी करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं एक दूसरे के साथ. दीज आर दी बायोस्फीयर. So all it is a region where all the three branches of Earth coexist together. That is hydrosphere, atmosphere, and lithosphere. और this this is the area of this is a photic. This is a photic zone. This is a photic zone. तो कहां तक ये एग्जिस्ट करेगा? जहां तक फोटिक एरिया, जहां तक सूर्य की किरणें या सन रेज कैन पेनिट्रेट. सो इट इज मेनली फाउंड इन दी फोटिक जोन्स. ये फोटिक भी आएगा, उसके बारे में देखेंगे लेटर ऑन, जहां पे कीमोसिंथेसिस होती है. नेक्स्ट बायोस्फीयर हो गया. अब लिखिए बायोम. बायोम क्वेश्चन था, हाँ, जहां पे सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, लैंड एरिया जैसे, है ना. सो फोटिक का मतलब है areas where sunlight can penetrate, जहां तक सूर्य की किरणें पहुंच सकती हैं.
area where sunlight can penetrate, that is photic area. अब विशाल का डाउट था, that is biome. Biome लिखते हैं अभी, हेडिंग डालिए biome. बायोम इसमें लिखिए, बायोम में in the biosphere when in the biosphere when the climatic zones are separated by climatic zones are separated by different boundaries, they are known as definite boundaries है, लेकिन definite boundaries they are known as biomes. डिफरेंट बाउंड्रीज दे आर नोन एज बायोम्स. क्लाइमेटिक जोन्स के साथ इनको सेपरेट कैसे किया जाता है? जैसे आपने देखा था, एक मिनट, जैसे हमने देखा कि अर्थ है, अर्थ के नियर बाय बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस है ना. यहाँ पे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, फिर आपके पास लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के हिसाब से भी क्लाइमेटिक फर्क पड़ते जाते हैं. तो बायोस्फीयर में जब आप चीजों को क्लाइमेटिक एरिया के हिसाब से अलग अलग कर देते हैं, जैसे हमने बोला कि इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है? जहाँ पे एवरीडे फिनोमिना है रेनफॉल का, हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी का. तो जहाँ पे हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी रहेगी, रेनफॉल रहेगा, तो उस एरिया में आपके जो ट्रीज हैं बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, दूसरा पानी प्रॉपरली मिल रहा है, तो वहां पे बहुत लंबे लंबे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे और डेंस फॉरेस्ट होगा ये. सो यहाँ पे आपको किस तरह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे सूर्य की किरणें एवरी ईयर, पूरा साल है ना, पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रेट पड़ रही है. दूसरा यहाँ पे आपके पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो इसके नियर बाय आपको पता है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें पेनिट्रेट करती हैं. यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है साल में एटलीस्ट एक बार डायरेक्ट पड़ेंगी. समर सोल्स्टिस है ना, नीचे विंटर सोल्स्टिस. तो यहाँ पे पत्ते गिरेंगे है ना, साल में एक बार तो गिरेंगे. अगर एक बार ही यहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही है तो यहाँ पे पत्ते भी गिरेंगे. तो यहाँ पे आपके पास डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे अगेन डेसिडियस फॉरेस्ट. फिर उसके बाद आप टेम्परेट एरिया में जाते हैं तो वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो वहां पे आपके पास पेड़ पौधे भी वैसे ही पाए जाएंगे. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इक्वेटोरियल क्लाइमेट के नियर बाय देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लोरा तो ज्यादा देखने को मिलेगी, पर फाउना भी उसी के अकॉर्डिंग होगी. जैसे यहाँ पे बड़े बड़े रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे अमेज़न फॉरेस्ट में, एनाकोंडा है ना, वो आप सबने देखी है पिक्चरें है ना. तो उसमें आपको ऐसे से रेप्टाइल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे है ना, और लार्ज साइज के होंगे, क्योंकि नॉर्मल साइज के रहेंगे ये आगे सर्वाइव भी नहीं कर सकते. डेसिडियस फॉरेस्ट में आएंगे तो वहां पे आपको थोड़े से उससे अलग कुछ एक प्रजातियां देखने को मिलेंगी. जितना ज्यादा हार्श क्लाइमेट होगा उतना ज्यादा आपको, फॉर एग्जांपल कोल्ड टेम्परेचर है तो उतना ज्यादा वहां पे फर होगा है ना. तो डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक एरियाज के हिसाब से और इनकी बाउंड्रीज के हिसाब से अगर ये तीनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको आप कहेंगे कि बायोम है. जैसे कि ट्रॉपिकल बायोम है ना, ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम, कॉनिफेरस बायोम या टाइगा बायोम या टुंड्रा बायोम, ये लेटर ऑन हम करेंगे. तो डिफरेंट टाइप के बायोम्स का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप के आपके पास नेचुरल फॉरेस्ट क्लाइमेट डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो फॉरेस्ट या क्लाइमेट है कौन सी बेल्ट में पड़ता है और कौन सी लैटिट्यूड में पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेट. हाँ जी, पोलर, टुंड्रा, बोरियल फॉरेस्ट, एवरीथिंग, हाँ ये सारे के सारे आपके बायोम्स के ही पार्ट हैं. ओके, एक मिनट, क्वेश्चन कौन हुआ है? विशाल, व्हाई वी कॉल्ड अर्थ अ नैरो रीजन? नैरो रीजन इसलिए क्योंकि हमारे पास इनडेफिनेट बाउंड्रीज हैं. जहां पे यूनिवर्स में आप अगर बात करें तो हमारे जैसे बहुत सारे मल्टीपल, या फिर मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स बहुत ज्यादा वाइड है. हमारे पास सिर्फ हम एक सोलर सिस्टम का पार्ट है जहां पे लाइफ पाई जाती है. इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स है, उसमें हमारे पास बहुत सारी आप
देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे भी लाइफ हो सकती है, बट हम नैरो इसलिए है क्योंकि ओनली वन है जहाँ पे लाइफ अभी तक डिस्कवर हुई है। पर ये हमें लगता है ना, ये हमें लगता है कि हमारे पास ये लाइफ अवेलेबल है, क्योंकि हमने एक छोटा सा सौर मंडल ढूंढ लिया, एक छोटा सा हमने गैलेक्सीज में देख लिया कि हमारा एक पूरा का पूरा सिस्टम है, बट हमारे अलावा भी बहुत सारी लाइफ्स हैं, बट अनडिस्कवरेबल, अभी अनडिस्कवर्ड है। हो गया वैसा टाइम है ना, मैं भी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, आप भी ब्रेक लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका 12:30। 11:30। अच्छा आपका, हाँ मेरा वाला कब है? मेरा है लेक्चर नेक्स्ट आपके साथ आई थिंक 12:30 बजे, एनवायरमेंट का। तो तब तक ब्रेक लो आप, और मैं ये चार्जिंग लगा देता हूँ। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स थैंक यू, ऑफलाइन स्टूडेंट भी थैंक यू, सबको थैंक यू। 12:30 है ना नेक्स्ट, ओके।